हाँ जी, शुरुआत करते हैं फिर दोबारा। 25 क्वेश्चन का एक दस्ता मौजूद। थोड़ा धीरे धीरे चले, अब थोड़ा सा तेज भागेंगे क्योंकि जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे वो हो गए। आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी का चैप्टर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्डर की सिक्योरिटी क्यों चीन को जवाब देने के लिए जो कुछ कर रही है, चाहे वो गलवान घाटी में हो या इधर सिक्किम के ऊपर भूटान के बगल में हो, और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, क्या कर रही है। एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उससे पूछा गया। क्या पूछा गया है कि लद्दाख में शोक सुरंग का एक रणनीतिक परियोजना है या नहीं, अब आपको बताना है, जो कि LAC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान के लिए डिजाइन किया गया। अब आपको यह जानना है कि क्या यह लद्दाख में है, क्या यह लद्दाख में है। दूसरा, ये जो श्योक सुरंग है वो एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है जो LAC के पास है या नहीं है। दूसरा, भारी सर्दियों के दौरान जो महंगी हवाई आपूर्ति होती है, एयर मेंटेनेंस, इसकी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एकदम देखिए क्या पूछ रहा है कि जो शोक टनल है क्या वो LAC के पास है, क्या भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को एलिमिनेट कर रहा है या उसको मैनेज कर रहा है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वो आपको ध्यान देना है। तो अब ध्यान रखिएगा, DBO जो है दरब्यूक स्ट्रोक दौलत बेग ओल्डी, ये नाम सुना होगा, दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी के पास है, उसी के पास जुड़ी हुई ये प्रोजेक्ट है। शोक टनल, एक तरीके की ये चीजें बनाई गई है, और इसका जो मेन एम्बिशन है वो यही है, इसके लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। अब ये थोड़े पूछेगा गलवान घाटी कहाँ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो ये भी देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड के अलावा चार धाम प्रोजेक्ट भी बन रहा है। गलवान घाटी में भी कुछ चीजें हुई है जहां पर हेलीकॉप्टर उतर रहा है, उधर अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हुआ है, और भी कई तरह की चीजें हुई हैं। तो अब इसका जो उत्तर है वो यही है कि ए सही है, और ए की व्याख्या बी करता है, या फिर एसेसर पहले स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन ये सेकंड स्टेटमेंट करता है। नॉर्मल सा प्रश्न था जो आप याद रखिएगा, दौलत बेग ओल्डी के पास ही है। आप थोड़ा सा गूगल सर्च मारिए और देखिए ये टनल कहां बना है, कैसे बना है और किस तरह बना है, और थोड़ा सा और समय निकले तो वहां भी देखिए कि चीन की चुनौती का सामना करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर कौन सी गतिविधियां इंप्लीमेंट हुई है। मतलब चाइना के बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज प्रॉब्लम हो रहे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज की गई, उसमें के ये भी आएगा। 4 पॉइंट है, याद रख लीजिए। PT में 2 आ चुका है, ये तीसरा है। क्लियर, समझ में आ गया तो रट्टा मार लीजिए। कहाँ है, लद्दाख में। कौन सी सुरंग, ये दौलत बेग ओल्डी, ये। और कॉस्ट के रिड्यूस करना, मतलब ए सही है, और एसरसर कथन सही है, और उस कथन की व्याख्या करता है। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया का विश्व बैंक, जापान ने अमेरिका के सहयोग से बनाया। एशिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको प्रमोट करने के लिए। भारत दुनिया में हर जगह आगे रहता है, यहाँ भी है, ये तो एकदम पक्का है कि भाई हर जगह हम आगे रहते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि ADB में वोटिंग कैपिटल के परवाह किए बिना सभी सदस्य देशों के बीच में समान रूप से वितरित किए जाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, जो जितना माल देगा उतना ही ना वोटिंग होगी, ये तो हर जगह का नियम है। तो फिर पूछ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान वर्तमान में बैंक के 2 सबसे बड़े शेयर धारक हैं। तो अब ये थोड़ा सा आपको जानना होगा, क्या सचमुच है शेयर धारक। तब आपको जानना होगा यस वो शेयर धारक है। मैं आपको शेयरिंग भी बता देता हूं। जापान और एक तरीके से अमेरिका दोनों मिला के लगभग इतने % तक शेयर होल्डर है इन लोगों का। और हम जैसे देश जो कभी भूखे नंगे हुआ करते थे उसमें हमारा शेयर भी है और इनका भी है। वर्ल्ड के सबसे फर्जी लोगों का शेयर इतना है और हमारा शेयर इतना है। फर्जी लोग, अब दुश्मन है तो थोड़ा सा बुराई तो करना बनता है ना, धर्म है।
तो ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर कौन होगा तो देख लीजिए। तो याद रखिएगा एडीबी, हालांकि इनका दुश्मन भी आ गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर एक और आ गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, आओ माओ चाओ के द्वारा ये दोनों संस्थाएं बनाई गई हैं। तो हम तो संस्थापक सदस्य भी हैं, और एडीबी में जो जितना पैसा देता है उसी हिसाब से वोटिंग होगा। और अमेरिका और जापान की शेयरिंग मिला के इतनी है, हमारी शेयरिंग इतनी है, चीन की शेयरिंग थोड़ी सी है। कौन कहता है कि भारत भूखा नंगा देश है? देखिए हम तो तुमको पैसा दे रहे हैं। मजे की बात, AIIB में भी भारत ने पैसा लगाया है, एनडीबी में भी लगाया है। याद रहेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उससे रिलेटेड दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज आंसर। आगे बढ़ जाइए। भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनर्जी क्राइसिस जोर पे चल रही है। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में चीजों को प्रमोट कर रही है। एनर्जी सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है उसमें, और इसी के तहत सोलर अलायंस भी बना हुआ है। 2070 तक नेट जीरो करना है, 2030 तक ऐसे करना है, ये सुने होंगे। एटॉमिक रिएक्टर को भी रेगुलेट करने की बात की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ भी आ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब मुखर्जी नगर में एक छोटा सा टरबाइन लग जाएगा और यहीं पूरी मुखर्जी नगर की, राजेंद्र नगर की या दिल्ली की सप्लाई होगी। अभी तो एनटीपीसी से बिजली आ रही है, कुछ ऐसा ही। मतलब कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कराने के लिए माहौल बनाया गया, या बिल बनाया गया, या रास्ता साफ किया गया। जिस तरह इसरो में भी प्राइवेट सेक्टर आ गए हैं, तो आने वाले टाइम पीरियड में, अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमाणु ऊर्जा विभाग कलपक्कम तलपक्कम में रिएक्टर लगाती थी। अभी कलपक्कम का न्यूज भी आएगा, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। एक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी लगा दिया, एक उत्तर प्रदेश के मुखर्जी नगर में भी लगा दिया। उत्तर प्रदेश मतलब दिल्ली, यहाँ दिल्ली में भी लगा दिया, एक राजेंद्र नगर में लगा दिया, एक जगह उत्तर प्रदेश में लगा के पूरी दिल्ली को सप्लाई किया। मतलब कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। उसी से रिलेटेड है शांति अधिनियम। समझ गए? बस यही है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। अब इसी के तहत कुछ अन्य और भी चीजें हैं जो आपको जाननी है। अप्रैल 2026 में इससे रिलेटेड न्यूज आई इंडियन एक्सप्रेस में, अभी फिर आई है, इसके पहले भी आई है। ठीक है, कलपक्कम में अभी एक्टिव हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा। और अभी एटॉमिक एनर्जी का जो एक लेवल है वो है कि जो भी 3 चरण वाले प्लान है 2031 और 32 के लिए 22.48 गीगावाट एनर्जी कंज्यूम करना, बनाना है। और लगभग इनका जो टारगेट रखा गया है वो ये रखा गया है कि 2026 तक इनको 8.78 के आसपास अभी हम लोग प्रोडक्शन के आसपास कर रहे हैं। इनको बढ़ा के इतना करना है। एक रेशियो और भी रखा गया है जो मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, कि 2047 तक 100 गीगावाट प्रोडक्शन करना है। और अभी कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा के जो एनर्जी बनाई गई है, पाकिस्तान ने फिर जाके कहा है ओ हमको बर्बाद करने के लिए ये बिजली नहीं बम बना रहे हैं। चिल्लाओ। कुल मिलाकर के ये जो शांति अधिनियम है, इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूं। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया एक्ट ये है। 2047 तक इसको 100 गीगावाट पर लेके जाना है। और अभी जो बिजली हम बना रहे हैं उसमें से एटॉमिक एनर्जी का हिस्सा अप्रॉक्सीमेट 3% के आसपास है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन या निजी क्षेत्र को लेकर के आने की पहल की गई है, ताकि एटॉमिक एनर्जी के कंट्रीब्यूशन के 3% के रेशियो को बढ़ाया जा सके। इसका टारगेट 2047 में 100 गीगावाट करके आना है। 2026 का जो इनका डाटा है वो ये है, लगभग
0.48 गीगावाट अभी प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको बढ़ा करके 2030 का भी आंकड़ा जानिए कि इतना लेकर के आना है। और अभी 3% का जो हिस्सा है वो लगभग 8% के आसपास 8 गीगावाट मान लीजिए। तो इनका जो जानना है आपको वो ये है कि 8 गीगावाट से 2030 तक, इतने गीगावाट से 2047 तक इतना गीगावाट लेके जाना है। और उसके लिए ही शांति अधिनियम आ रहा है, उसका फुल फॉर्म हमने बता दिया। और इसी के तहत कलपक्कम में कुछ चीजें की गई हैं, तमिलनाडु में है वो चीजें की गई हैं। मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2026 में इसको नए सिरे से एटॉमिक रिएक्टर को PFBR के तहत 3 प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रयोग किया गया। और पाकिस्तान की चिंता थोड़ी हमें खुशहाली प्रदान कर रही है। मतलब हम बिजली बनाएं तो भी वो डरते हैं। खैर, डरना जरूरी है। आगे आ जाओ। फिर आ गए नीति कमीशन। नीति कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया गया है। क्या दिया गया है, पढ़िए। नीति कमीशन सकल घरेलू उत्पाद GDP के परसेंटेज के रूप में इंडियन कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट एट प्रेजेंट साउथ कोरिया और चीन के रेशियो में अधिक है। ऐसा है क्या? सच में हम चीन से ज्यादा हैं? अच्छा, देखते हैं, सोचते हैं। फिर दूसरे स्टेटमेंट को दे लिए, इंडियन कॉरपोरेट मार्केट में जो खुदरा भागीदारी है, रिटेल की पार्टिसिपेशन है, वो 2% से कम है। ऐसा है क्या? तीसरा, इंडिया में इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के तुलना में काफी बड़ा है। अब जो लोग थोड़ा इसके बारे में नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा समस्याग्रस्त होंगे कि लगभग क्या है, कैसे है, किस तरह है। तो GDP के रेशियो के रूप में इंडियन कॉरपोरेट का जो बॉन्ड है वो साउथ कोरिया और चीन की तुलना में अधिक नहीं, कम है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लगभग 16% के आसपास है। एक बार फिर देख लूं, थोड़ा डाटा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। राइट, तो चीन का भी लिखा दूं आपको। चीन और कोरिया का कितना है? तो चीन और कोरिया का 79% और चाइना का 38%। कोरिया का 79% और चाइना का 38%, ये याद रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इंडियन कॉरपोरेट मार्केट में 2% से कम है। बिल्कुल सही है, कोई नहीं खरीदता है। खरीदने वाले में बेचारा ले दे के एक LIC है, ले दे के SBI है और ले दे के थोड़ा कुछ और है, बहुत कम है। तीसरे स्टेटमेंट में आइए कि भारत में इक्विटी मार्केट का मूल्यांकन कॉरपोरेट बाजार के तुलना में काफी बड़ा है। तो गवर्नमेंट और SBI और फिर कुछ अन्य और हैं जो इसमें शामिल हैं। अब इसमें ये भी सही है, लेकिन जरा आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा ज्यादा सही नजर आता है। तीसरा भी सही है लेकिन दूसरा ज्यादा सही है। भागीदारी जो है 2% से भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदने वाले में LIC हमसे पैसा लेता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, और बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेता है। या SBI में हम FDI करते हैं, सॉरी फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, तो उन्हीं लोग को। मतलब अभी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में यही 2 लोग ही मेन है। तो ये चीजें हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी आंशिक रूप से सही है, लेकिन दोनों में आपको जो चूज करना है, दोनों में दूसरा स्टेटमेंट ज्यादा सही है। तो ध्यान रहेगा। इंडियन कॉरपोरेट मार्केट क्या है? नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत से 26 तरह के रिपोर्ट निकाले हैं एक साल में कॉरपोरेट मार्केट के बारे में। कुछ उन्होंने कहा है कि GDP का परसेंटेज कॉरपोरेट मार्केट साउथ कोरिया और चाइना से अधिक नहीं, उन्होंने कम बोला। थोड़ा प्रश्न में घुमा दिया गया, मैंने परसेंटेज लिख दिया। अभी भारत का उतना है, चाइना का इतना है, कोरिया का इतना। दूसरा, अब ये मैंने भागीदारी 2% से कम है, 2% कम क्यों है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। और तीसरा, इक्विटी मार्केट में मूल्यांकन कॉर्पोरेट बॉन्ड के तुलना में काफी बड़ा है।
ये भी सही है। इक्विटी बाजार का जो वैल्यूएशन होता है वो काफी बड़ा एरिया है, लेकिन इन तीनों में से देखिएगा तो दूसरा स्टेटमेंट ज्यादा पावरफुल नजर आता है। अगले स्टेटमेंट को देखिए, ऑपरेशन ट्विस्ट, लीजिए फिर आ गया वही आरबीआई, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वही मार्केट में मनी को ढकेलना और मनी को कंट्रोल करना, मतलब मार्केट में मनी के फ्लो को मैनेज करने के लिए जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है वही ऑपरेशन ट्विस्ट है। उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो जानना है। अब क्या है जरा देखिए, थोड़ा आराम से पढ़िए, बोरिंग वाली चीजें हैं जिसके माध्यम से थोड़ा सा आपको जानना है। क्या है भैया, बजटीय घाटे को कम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फिस्कल पॉलिसी का यह एक उपाय है। ऐसा है क्या? ऑपरेशन ट्विस्ट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका विशुद्ध रूप से है रिलेशनशिप मार्केट में देना और मार्केट से करना, मतलब फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना। पहला स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, सीमा सड़क निर्माण के लिए सीमा संगठन के द्वारा सैन्य रणनीति, सच में ट्विस्ट है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना आरबीआई के द्वारा यूटिलाइज किया जाने वाला मॉनेटरी टर्म का एक इंडिकेटर, कुछ कुछ सही लग रहा है, कुछ कुछ सही है। चौथा भी आ जाइए, चीन की 1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस के मुकाबला करने के लिए व्यापार संरक्षण, नो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑलवेज याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मनी के फ्लो को डालना, मनी के फ्लो को निकालना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ट्विस्ट इसी से रिलेटेड है। अभी जो मैंने बताया ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, मैंने नोट किया हुआ है तो आपके समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कम करना, दूसरा कैश के फ्लो को बढ़ाना, तीसरा है इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, और यील्ड मैनेजमेंट के आसपास जो भी चीजें हैं उसको करना। तो याद रहेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन और यील्ड। कभी कभी लगता है ना कि यूपीएससी के पेपर सेट करने वालों को ना आरबीआई और आरबीआई के पॉलिसी से इतना प्रेम है ना कि क्या कहा जाए। छोटे छोटे निर्दोष मासूम बच्चे हैं, मेंस तो तैयार कर लेते हैं, पीटी में ही रुला देते। कई बच्चे कहते हैं सर सब समझ में आता है, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते। मैंने कहा क्या करूं बाबू, हम भी इकोनॉमी पढ़ाते हैं, हमको भी पढ़ाने में परेशानी होती है। क्यों? राष्ट्रपति पढ़ाओ, प्रधानमंत्री पढ़ाओ, उसमें सब चीज बता सकते हैं, 10 तरीके होते हैं। अब ये आरबीआई का है तो है, अब इसमें हम क्या बताएं। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि सर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे करता है, तो हमको वही बताना पड़ता है जो एनसीईआरटी और किताबों में लिखा है। क्या करेंगे? अगला, इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किए गए आभार, आधार का जुड़वा भाई नहीं है, आभार ऑनलाइन स्टोर के बारे में बताइए। मतलब इंडियन रेलवे के द्वारा जो ये आभार शुरू हुआ है ऑनलाइन स्टोर, उसके बारे में कुछ बताइए। अब देखिए ऑनलाइन स्टोर कुछ हुआ है तो या तो कुछ बिकेगा या हम खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे? अमरूद, या फिर बीका जिका, या फिर इंडियन रेलवे ने इस तरह का कोई पोर्टल लॉन्च किया है तो जरूर भारत के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी होगी। तो अब क्या है थोड़ा देखिए, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इनिशिएट और ज्योग्राफिकल टैक्स वाली कॉमोडिटीज को इंक्रीज करने के लिए डिजाइन किए गए। कुछ कुछ लग रहा है कि ये सही है। दूसरा देखिए, यह प्लेटफॉर्म रूरल कंज्यूमर्स के साथ जो डिफरेंसेस है उसको पैचअप करने के लिए स्टार्टअप्स पर दिया गया है। तो क्या अभी भारत का रूरल लेवल इतना स्टैंडर्ड हो चुका है कि वो रेलवे के ऐप से जुड़ सके? नहीं है, क्योंकि डिजिटल डिवाइडेड बहुत ज्यादा है। तीसरा, यह पहल स्टेशन के रिटेल टच पॉइंट को चेंज करने के लिए इंडियन रेलवे का एक
लॉन्ग टर्म नेटवर्क को बेनिफिट करके मतलब जो भी है वो देता है। अब इस तीनों स्टेटमेंट को देखिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा क्या है, कैसे है, किस तरह और सही है। तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दूसरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिसके भी इनिशिएट के तहत जो भी टैग दिया जाता है उन सारे चीजों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मखाना को जीआई टैग दे दिया गया, लीची को दे दिया गया, मुरादाबाद के कुछ को दे दिया, इलाहाबाद के माफ करिए प्रयागराज के अमरूद को दे दिएगा, वो भी है। दूसरा, रूरल लेवल क्या एक्टिव है? नहीं है जी, क्योंकि डिजिटल डिवाइडेड इतना है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यह इनिशिएटिव स्टेशन में रिटेल टच को पॉइंट के रूप में चेंज करने के लिए इंडियन रेलवे का एक नेटवर्क लाभ उठाने के लिए, दूसरा भी आंशिक रूप से सही है। लेकिन जब उत्तर देखने की बात आती है ना, तो ये वाला आंसर गलत है, ये भी सही है, गलत हो है। अब बचा केवल एक और सभी तीन, तो ये भी गलत है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम ऑप्शन को देख करके चीजें बनाते हैं। मतलब याद रखिएगा कि आधार का जुड़वा भाई नहीं है आभार। आभार जो शुरू किया गया है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो भी जीआई टैग दिया गया है उसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है जो डिजिटल डिवाइडेड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं तो ये ओनली वन, ओनली टू, नो, ऑल थ्री, नो, नॉन ऑफ दिस, नो, तो बचा क्या? वन। लेकिन दोनों सही है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना। जैसे हमारी जनगणना हो रही है, डिजिटल जनगणना हो रही है, उसी तरह मछली पकड़ने वाले फिश रिसोर्स को आगे बढ़ाने के लिए 5 साल पर, 10 साल पर यह सेंसस होता है। उसी तरह है, अब ये 2025 में हो रहा है, तो आपको जानना है कौन कराता है, क्यों कराता है, इसके पहले क्या हुआ। जीडीपी में अकेले अप्रोक्सीमेट 2%, 1 से 2% के बीच में कंट्रीब्यूट करने वाला फिशिंग सेक्टर के लिए जो रिवोल्यूशन या एक्टिविटीज डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी है जानकारी होनी चाहिए। और उसके तहत समुद्री मत्स्य जनगणना, डिजिटल मैरिन फिशर्स सेंसस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसके ऊपर विचार करिए भाई। तो आइए विचार करते हैं। क्या विचार करना है? यह भारत के समुद्री मत्स्य पालन इकोसिस्टम के मैपिंग के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होती है। हमारी 10 वर्ष में होती है, इनकी 5 वर्ष में होती है या नहीं होती है? एक बार देख लिया जाए, होती है। यह गणना घरेलू डाटाबेस के लिए व्यास, अब महाभारत वाले व्यास हैं, व्यास भारत और जहाज वेसल की जानकारी के लिए व्यास सूत्र जैसे डिजिटल उपकरण पेश करते हैं। तीसरा, इसे भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण FSI के सहयोग से सेंट्रल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है CMFRI के द्वारा एक्टिव किया जाता है। तो अब जानना है कि क्या यह सेंसस जो अभी हो रहा है क्या ये 5 ईयर में होता है, और क्या जो ऐप 2 बनाया गया है इस ऐप से ये सेंसस रिलेटेड है, क्या ये जो रिपोर्ट जारी होता है वो इस संस्था के द्वारा होता है? अब आप बताइए। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। मैं आपको डेट बता देता हूँ। 5th सेंसस है, 1 नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है। न्यू ऐप लॉन्च किया गया, सबसे पहले केरल कोच्चि में इसे लॉन्च किया गया, और जो भी हमारे मछुआरा समुदाय हैं या फिशिंग कम्युनिटी है उनके डेवलपमेंट के लिए यह चीजें किया गया था। ये दोनों ऐप हैं और लगभग भारत के 8118 किलोमीटर का जो भी एक फिशिंग एरिया है उससे रिलेटेड सारी चीजों को डाटा कलेक्शन का ये काम करना है। तो मैं बता दिया 5th सेंसस, ये डेट भी बता दिया 1 नवंबर 2025। 2 ये न्यू ऐप लॉन्च किया गया है, व्यास भारत और व्यास सूत्रा। एक सुपीरियर है, एक इल्यूमिनेटर ऐप है, और इतने बड़े डिस्टेंस 8118 किलोमीटर के उस चीज को लेकर के आना। अब जब ये
डाटा आ जाएगा तो फिर कुछ नए प्रश्न, सबसे ज़्यादा फिशिंग कौन सा स्टेट करता है, दूसरा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, तीसरा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, सब कहाँ होता है, कौन सी मछली की प्रजाति एक्सपोर्ट की जाती है, मछली या फिशिंग को मोटिवेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, इंश्योरेंस उनका क्या है, फलाना ठिकाना। और एक लाइन और, मत्स्य उत्पादन में या फिशिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, कमेंट करिए। मेंस का क्वेश्चन, मेंस बहुत इजी है, जो भी लफड़े और पचड़े हैं सिर्फ पीटी को लेके। आगे नेशनल इस्पात पॉलिसी, नेशनल स्टील पॉलिसी। मैंने फिर बताया कि हमारे यहाँ के जितने भी स्टील प्लांट हैं वो कोल के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के कोल ना राख पैदा ज़्यादा करते हैं, इसलिए जर्मनी से कोल मंगाया जाता है। बीच में कोलगेट स्कैम हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट घड़ाम से गिर गई, अगले कुछ साल तक कोल निकाला ही नहीं गया, उसी से रिलेटेड है। तो पॉलिसी आई 2017 में, 2017 ही है, उसके तहत कुछ एम्बिशन किया गया। क्या? 2030-31 तक इतना मिलियन टन इस्पात पैदा करना है या बनाना है। कोकिंग कोल पर जो इंपोर्ट है वो इतने से घटाकर शून्य करना है। इसका एम्बिशन उच्च ग्रेड वाले ऑटोमेटिक और विशेष इस्पात की पूरी घरेलू डिमांड को पूरा करना। अब ये तीन चीजें हैं, वो देख लीजिए कि क्या नेशनल स्टील पॉलिसी जो 2017 में आई, क्या इसका जो एम है कि इतने टन प्रोडक्शन करना है, क्या बाहर से जो कोयला मंगाया जाता है उसको क्या जीरो कर देना है, इतना कोयला निकाल लेना है। और तब जब आपका कोयला इतना राख दे देता है तो ये स्टेटमेंट ही थोड़ा संदिग्ध या गलत लग रहा है। तीसरा, अब दो गलत है, ये देखिए, दो गलत है, दो गलत है। अब सारा खेल एक और तीन में है, तो आप देखना है कि भाई ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही है। अब आपको फिर ध्यान देना है इसके ऊपर कि इसका एम्बिशन क्या है, कैसे है। तो इंडिया ईयर बुक अगर आपने थोड़ा पढ़ा है या पढ़ना ही पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यह कोकिंग कोल के जो है लगभग 85% ना करके लगभग 30% तक लेकर के आना है। 30 है या 33 है? 35 है, माफ करिएगा, 35। इकोनॉमी के कुछ प्रश्न ऐसे ही परेशान करते हैं। ठीक है, वो चीजें हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और तीसरा स्टेटमेंट भी कि इसका एम्बिशन है, क्या एम्बिशन, ऑटोमेटिव जो स्पेशल स्टील है इसकी घरेलू डिमांड को पूरा करना है। बहुत पहले, लगभग कुछ साल पहले लक्ष्मी निवास मित्तल आए और झारखंड में स्टील प्लांट लगाने की बात आई, तो उन्होंने कुछ ऐसा टर्म कंडीशन रखा था। उसमें एक टर्म कंडीशन ये भी था कि हम स्टील प्लांट में जो कोयला यूज करेंगे वो सारा कोयला विदेश से आएगा। तो शिबू सोरेन जी बोले कि भाई तो फिर हम काहेला आपको अपने यहाँ प्लांट लगाने की इजाज़त दें, जब सारा चीज़ आप विदेशी से लाएंगे, हमारे यहाँ बनाएंगे तो इतना लॉस, हमारा कोयला भी यूज नहीं होगा, हमको पैसा भी नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा, तो हम आपको और भी कई तरह की चीज़ें। तो भारत में जो स्टील प्लांट है उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सारे कोल बाहर से मंगाए जाते हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो कोल उत्पन्न होता है, कोयला, वो राख बहुत उत्पन्न करता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। आगे आ जाइए 34, फिर आ जाइए, क्या हॉर्टिकल्चर से है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के बारे में। मधुमक्खी पालन, वैसे बाबा रामदेव में भी खोट है, डाबर में भी खोट है, बैद्यनाथ में भी खोट है, और भारत के सारे हनी बनाने वाले जितनी कंपनियां हैं वो सब फेलियर हुई हैं, फिर भी लोग हनी खा रहे हैं। खैर, स्वीट रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है कि अचीवमेंट करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है और ये एक्टिव हो रहा है। दूसरा,
साइंटिफिक तरीके, वैसे हमने भी कोर्स किया इलाहाबाद में, 2 रुपए की फीस देके मधुमक्खी पालन। थोड़ा थोड़ा नए नए ग्रेजुएट हुए तो मुझे लगा कि फार्मिंग में बहुत कॉन्सेप्ट है। 2 रुपए का फॉर्म भरे, ट्रेनिंग भी लिए, एक आध बार मक्खी ने काट दिया तो फिर हमने छोड़ दिया, सारा बुखार उतर गया। परागण के माध्यम से प्रोडक्टिविटी में इतना होने का अनुमान है। एट प्रेजेंट 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक इंडिया में हनी का प्रोडक्शन होता है। अब ये देखिए, जो हनी से रिलेटेड जो भी ये सवाल है कि नेशनल बीइंग एंड हनी मिशन BHM जो ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको लेके क्या, कैसे, किस तरह, अब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो गड़बड़ है। लेकिन इसमें स्वीट रिवॉल्यूशन ये तो शुरू हुआ है। और दूसरा, अभी हम बहुत कम हैं, 1.2 से 2 लाख मीट्रिक टन ही हमारे यहाँ हनी का प्रोडक्शन होता है। तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। आगे देखिएगा, अब ये मुझे लगता है ये किसी को भी नहीं पता होगा, तो ऐसे प्रश्नों को फिर यहां देखिए, थर्ड ये गड़बड़, पहला सही है तो ये भी गड़बड़। अब या तो एक होगा या तो दो होगा, दोनों में से कोई एक होगा। जब दो ऑप्शन गलत है तो अब देखिए, ये भी सही है कि गलत है ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा ये हद सही है। कोई नहीं बता पाएगा कि भाई प्रोडक्टिविटी में जो बीइंग वाली जो चीजें होती हैं उसके तहत ये चीजें होंगी, क्रॉप में प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी, नहीं बता पाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखा जाता है सबसे ज्यादा आंसर नियरेस्ट कौन है, तो ये भी सही है, या हमको नहीं पता, लेकिन आप 100% हैं कि भाई हाँ स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है, तो भाई ऐसे ऐसे है, इससे इससे चीजें हैं। हॉर्टिकल्चर से और खासकर हनी वाले चीजों से भी प्रश्न पूछते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि अमीर लोग ब्रेड पे हनी खाते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा। तो ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग होते हैं तो सवाल भी आ जाता है। आगे देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पी इसका फुल फॉर्म क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। जुलाई सितंबर 2025 में रिपोर्ट आई, उसके बारे में कुछ चीजें हुई हैं। मोदी सरकार तो कुछ कह रही है, पिछली थर्ड में भारत में समग्र बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। तो भैया मोदी सरकार कह रही है कि बेरोजगारी दर कम हुआ है, तो आप मानिए कि हाँ कम हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का दबदबा है। सच में है क्या? विशेष रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में। भाई हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर जीने खाने का एक माध्यम है, वी हैव नो एनी ऑप्शन। बट शुरू से कहते हैं कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, वी हैव नो एनी ऑप्शन। एम्प्लॉयमेंट क्या देता है? बट इकोनॉमी में जो चीजें लिख दी जाती हैं पढ़नी पड़ती हैं, तो आप भी मनी। यस सर, यू आर राइट। तीसरा, वुमेन्स की जो श्रम भागीदारी है उसमें वृद्धि देखी गई है, 33.7% तक पहुंच गई है। तो क्या अब आप मानेंगे? तो अभी जो आई है 32.7 से 32.8 के, सॉरी 8 है या 9 है जरा देख ले, के बीच में पाई गई है। सॉरी 34% के बीच में एग्रीगेट इतना निकाला गया है। तो जो बात कही जा रही है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो बचा ही है। कुछ सवाल ऐसे भी निकाले जाते हैं, अगर एक भी, याद रखिएगा मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी कम हुई है, आंकड़ा ही नहीं दे रहे हैं 3-4 साल से। कोई सवाल पूछे ना कि सर आप डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं, आपने क्यों बोल दिया कि एनएसएसओ वाले अब डाटा नहीं लेंगे? मजबूरी है, आपको भी ब्यूरोक्रेसी में शामिल होना है, तो मुंह बंद करके ही काम करना होता है ब्यूरोक्रेट्स लोगों को। तो समझ में आ गया होगा क्या है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही है ये, और ये भी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक,
यहाँ से भी यूपीएससी को खूब क्वेश्चन आता है। भारत में 1902 में कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे कोऑपरेटिव बैंक्स को एक्टिव करने के लिए 1902-1904 में रेगुलेशंस आया। दो तरह के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, एक स्टेट लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पर, और आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई रेगुलेट 1949 के एक्ट के तहत बैंकों को रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक्स को, और कोऑपरेटिव बैंक को 1955 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इनको कंट्रोल करता है। अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक्स को एक्टिव करने के लिए कई सारी चीजें आई। इसके पहले एक कमेटी बनी, विश्वनाथन कमेटी। उसने भी कहा कि बैंक ठीक ढंग से काम करे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल की चीजों को आप थोड़ा रूल रेगुलेशन अच्छे से करिए। ये स्टेटमेंट उसी से जुड़ा हुआ है और कुछ चीजें इसमें कही गई है। क्या कही गई है? उन्होंने जो बात कही है उसमें यही बात कही गई है। क्या कही गई है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पूरी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्टर्ड द्वारा रेगुलेट होते हैं, जिनमें आरबीआई की कोई निगरानी नहीं होती। अरे भाई होती है, फर्स्ट अटेस्टमेंट इज रॉन्ग। जब एक्ट बना है तो करोगे ही ना। दूसरा, आरबीआई के द्वारा उनकी जमा राशि के आकार के आधार पर उन्हें 4 स्तरों में वर्गित किया गया है। ठीक है, आरबीआई ने कह दिया सुनो कोऑपरेटिव बैंक, रूल्स बनाऊंगा मैं, तुम्हारा सीआरआर वगैरह बताऊंगा मैं, काम तुम खुद करोगे। सही। तीसरा स्टेटमेंट कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 में आरबीआई ने इन बैंकों के शासन में सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है। अब इस प्रश्न को देखिए, जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब कौन सा बच रहा है? या तो बी या तो सी। तो बी ज्यादा सही है, सी पता नहीं है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दो अन्य और स्टेटमेंट हैं उसके बारे में आपको जानना है, और दूसरे में आप एकदम कंफर्म है कि विश्वनाथन कमेटी ने 4 लेयर की बात कही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, तो अब आप किसको करेंगे? तो 2 और 3 भी है और केवल 3 है। लेकिन जब मैंने बताया कि सबसे ज्यादा इस चीज की संभावना है क्योंकि विश्वनाथन कमेटी ने 4 लेवल कही, तो ये आपका देना होगा कि 2 और 3, तो आप लगाइए। ये भी है, केवल 3 तो होगा नहीं। कई बार ये बदमाशी क्या करते हैं, केवल 2 लिख देंगे, तब आपको बताना पड़ेगा 2 और 3 भी गलत है, सही है, और 3 भी है। तो देखा जाता है सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हो गया सही। तो ध्यान रखिएगा, इंटरफेरेंस कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये गलत, ये गलत, अब 2 में लफड़ा, तो सबसे ज्यादा संभावना इसकी है, तो ये सही। आगे, सेबी आम जनता के लिए डिजिटल गोल्ड और ई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के प्रति आगाह करता है। क्या भैया, ये जो तुम बिटकॉइन में निवेश कर रहे हो ना और ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, संभल जाओ, यही है। आगे, डिजिटल गोल्ड एट प्रेजेंट सेबी के नियमों के तहत सिक्योरिटी या कॉमोडिटिव डेरिवेटिव के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। नहीं आता है तभी तो आगाह कर रहे हैं कि जो होगा तुम भुगतोगे, क्योंकि हमारे अंडर में नहीं आता। लगाओ पैसा जहां लगाना है, जिससे निवेशक काउंटर पार्टी जोखिमों के संपर्क में आ जाते हैं। आते ही वो तो बनाए ही है लूटने के लिए। समझ में आ गया तो ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन मजेदार प्रश्न है। कॉमन सेंस का है। डिजिटल गोल्ड, ई गोल्ड में जो आप निवेश कर रहे हैं, सतर्क रहिएगा, क्या है, कैसे है, किस तरह है। आगे, ये सही है, स्टेटमेंट भी सही है और ये उसके सही एक्सप्रेशन करता है। आगे देखिए, भारत में उपलब्ध डिजिटल गोल्ड के कितने विकल्प हैं? पता है ना डिजिटल गोल्ड क्या होता है। अब ये 4 तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से हैं भाई? तो
गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सेवरेन गोल्ड बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, सोने के भंडार द्वारा समर्थित बिटकॉइन। अब जो आपको जानना है वो ये है, क्या है, कैसे है, किस तरह। थोड़ा सा फिर ध्यान दीजिए कि भारत में जो डिजिटल गोल्ड है उसका क्या, कैसे, किस तरह। तो जो अभी जो चीजें हैं वो क्या है, तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो आते हैं वो म्यूचुअल फंड में आते हैं। दूसरा, सेवरन गोल्ड बॉन्ड जो हैं वो एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और इसको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड जो रिसीट्स है वो भी एक तरीके से सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तीसरा है सोने के भंडार द्वारा समर्थित बिटकॉइन। न इसमें आरबीआई है और न इसमें सेबी है, इन दोनों की भूमिका नहीं है। या बिटकॉइन है वो बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं या उसमें करते हैं। तो अब चौथा नहीं है, तो अब चौथा जब नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो सभी चार गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, जो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बचा 1, 2 और 3। अब 3 में से क्या है, डिजिटल गोल्ड में रेगुलेटेड क्या नाम है, रेगुलेट अल्टरनेटिव्स विद्यमान है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा किस चीज में विद्यमान है। तो भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 16 मार्च 2026 को 10 ग्राम का गोल्ड फ्यूचर स्टार्ट किया है। एक न्यूज तो ये भी है, हालांकि यह डायरेक्ट उस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है यही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग कोई भी डिजिटल गोल्ड में अगर विकल्प खोजते हैं तो सेवरेन गोल्ड रिसीट्स में लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में यही सारी चीजें हैं। ये म्यूचुअल फंड है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आरबीआई इसमें ही पैसा लगाएंगे। डिजिटल गोल्ड में विनियमित विकल्प रेगुलेटेड अल्टरनेटिव्स विद्यमान है। थोड़ा सा उबाऊ है, उलझाऊ है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसके पीछे ये चीजें आपको ध्यान ही रखनी है। आगे देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 2030-31 के लिए निर्यात संवर्धन मिशन, मतलब जो भारत में एक्सपोर्ट किया जाएगा उसके बारे में विचार करना है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ भी कहा जाता है उससे रिलेटेड चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, फॉरेन ट्रेड जो भी महानिदेशालय है उसकी प्राथमिक क्रियान्वयन एजेंसी है। निर्यात दिशा घटक एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त पर केंद्रित है। निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शामिल है। जो ऐसे है, कुछ समझ में आ रहा है ना, कितना उबाऊ है। निर्मला आंटी आपका है, ये सब बातें बोलती हैं जो हम लोग को पढ़ने में बुरी है। सीधे बोलिए ना कि इतना सामान उपजाना है, अमेरिका को बेचना है, कुवैत को बेचना है, जापान को बेचना है, सीधे बोल दीजिए, इतना घुमा काहे रही है। लेकिन मजबूरी है, रिक्शे ठेले वाले तो नहीं बनना ना, तो अब जानना है। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एजेंसी है, निर्यात दिशा भी बनी है और फिर ये क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लागू की गई है इसके लिए। सब जानते होंगे क्रेडिट गारंटी, फिर ये अब ये है एक इंफॉर्मेशन है, आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। क्योंकि जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें से आपको खोजना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से रूल्स रेगुलेशन चीजें बनाई हैं, वो क्या है। बस यही। आगे, हाल ही में न्यूज़पेपर में रहने वाला दिल्ली अनाउंसमेंट किस चीज के लिए, तो दिल्ली अनाउंसमेंट 2026 लिखा रहता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए था, बट 2025 लिखा है तो कुछ कुछ होगा। क्या होगा, तटीय राज्यों के लिए क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। बताइए कि जो हमारे कौन से हैं, दिल्ली अनाउंसमेंट क्लाइमेट चेंज की एग्रीमेंट है जो कोस्टल एरिया है उनके लिए, या फिर ये एक रोड मैप है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और डिजिटलाइजेशन के लिए, खासकर कोऑपरेटिव बैंक के लिए, या फिर एक ये प्लांट है
कि जो साइंस का क्लस्टर है उसको डेवलप करने के लिए, या फिर सॉरी के लिए, ये एक विज्ञान क्लस्टर के डेवलप के लिए, या फिर आभार वही जो बना है, आधार का जुड़वा भाई नहीं बिछड़ा हुआ भाई, जो हैंडीक्राफ्ट को मोटिवेट करने के लिए रेलवे का। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रिलेटेड है रोड मैप फॉर इनहेंसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अभी आपने कोऑपरेटिव बैंक से एक और न्यूज पढ़ी होगी क्या, कि 4 स्तर होते हैं इसका, ऐसे ऐसे विश्वनाथन कमेटी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बैंकिंग का रेगुलेशन 1945, कोऑपरेटिव बैंक का 1955। कोऑपरेटिव बैंक 2 तरह के काम करते हैं, आरबीआई कहता है काम तुम करोगे, रूल्स रेगुलेशन हम बनाएंगे, तुम इतने का बिजनेस करोगे, ऐसे ऐसे करोगे। विश्वनाथन कमेटी 4 स्तर, उसी से रिलेटेड कोऑपरेटिव बैंक को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए दिल्ली में सम्मेलन हुआ, उसी में रोड मैप बनाया गया। आ जाइए, लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, मैं भारत की बेटी, मैं क्यों गलत करूंगी, मेरा नाम है इंदु इंदिरा गांधी, उनका बेटा आता है संजय। मम्मी ने कहा है गरीबी हटाओ, मैं कहता हूं गरीब हटा दो। इमरजेंसी में आपने देखा भी होगा। उसके बाद जितनी सरकारें आई उनके लिए गरीबी एक मुद्दा रहा। मनमोहन जी ने फिर बनाया कि भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, एक कमेटी बना दी जिसका नाम था, क्या नाम था याद है, एक कमेटी बनाई, उन्होंने रिपोर्ट दिया जिनका नाम था सुरेश तेंदुलकर कमेटी, रिपोर्ट दिए, बड़ा बवाल हुआ। अब उस बवाल में उन्होंने कहा 29 रुपए जो कमाता है वो गरीब नहीं, मतलब 29 रुपए में कमाना, खाना, घूमना फिरना, बच्चों की फीस, शॉपिंग, मैडम को गोलगप्पा खिलाना, मोमो खिलाना, बच्चे को मूवी दिखाना, खुद भी घूमना, सब सही। बहुत बवाल हुआ तो फिर एक और कमेटी बना दी गई, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी ने कुछ बोला, मोदी जी है बोले आज कोई गरीब नहीं है, सब लोग खुश हैं, अब गरीबी की काउंटिंग नहीं होगी। नीति आयोग ने रिपोर्ट भी लागू कर दी। प्रश्न हमेशा पूछता है कि दांडेकर रथ फार्मूला, कैलोरी बेस इंडेक्स 2100-2400 कैलोरी, फिर उसके बाद लकड़ा वाला फार्मूला, फिर श्रीमती गांधी, फिर किस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ, फिर आया सुरेश तेंदुलकर कमेटी, फिर आया रंगराजन कमेटी। प्रश्न रंगराजन कमेटी से है, क्या आरबीआई द्वारा रंगराजन गरीब अध्ययन रेखा 2024 में किन कथनों पर विचार किया गया है, प्रश्न उसी से है। इस स्टडी में कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इंडेक्स इन्फ्लेशन के रेट्स को प्राइमरी बेंचमार्क के रूप में गरीबी रेखा को मॉडर्नाइज किया जाएगा। दूसरा, गरीबी रेखा बास्केट सीपीआई बास्केट के तुलना में रूरल एरिया में फूड कंजम्पशन के वेटेज प्रदान करता है। तीसरा, 2022-23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भारत में सबसे कम ग्रामीण गरीबी दर्ज की। अभी तक मैंने जितनी सारी बताई वो मनमोहन सरकार जी से रिलेटेड थी। अब मोदी जी ने कहा है कि अब कोई गरीबी रेखा के लिए काउंटिंग नहीं होगी, अब जो भी होगा इस पर होगा। वास्तव में देखा जाए ना तो गरीबी या पॉवर्टी को लेकर के जितनी भी कमेटियां बनी है ना, सब डिस्प्यूटेड रही। अब इसमें देखिए कहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सही है भाई, इन्फ्लेशन के रेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, एकदम सही है। और फिर पॉवर्टी लाइन को मॉडर्नाइज किया जाएगा, अद्यतन, थोड़ा शब्द पर ध्यान दीजिए, क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, सही है भाई। दूसरा कह रहे हैं गरीबी रेखा बास्केट मानक सीपीआई के बास्केट के तुलना में रूरल एरिया में फूड कंजम्पशन के हाई वेटेज को प्रदान करती, मतलब पहला सही है। तो अब यहां पर अब दूसरा आपको नहीं पता। तीसरा देखिए 22-23 के अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत में सबसे कम ग्रामीण गरीबी दर्ज की गई है, ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सबसे कम गरीब है गोवा में और केरला में। आइए हमारे उत्तर प्रदेश में, जितना तुम गोवा में रहते हो उतने तो हमारे इलाहाबाद या माफ कर, फिर बार बार इलाहाबाद आता है, प्रयागराज में। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरे के बारे में आप जानते हैं या नहीं, ये पहला तो सही है। अब देखिए तीसरा, ये उत्तर गलत, ये भी उत्तर गलत,
अब या तो ये या तो ये। तो अब दूसरे के बारे में नहीं पता है, बट पहला तो एकदम सही है कि भाई अपडेट किया जाएगा, तो ऐसे भी निकाला जाता है। अब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आंसर का कैलकुलेशन ऐसे ही होता है। ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा सही ये है। ये भी थोड़ा सा सही है, लेकिन ये गलत है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल नहीं है, सबसे कम गरीब है, नशेड़ियों का गजेड़ियों का प्रदेश गोवा। चरस गांजा अफीम में सब लोग नहीं, फॉरेन टूरिस्ट बंधे रहते हैं, पैसा बहुत है। और उसके बाद फिर केरला का नंबर आता है, हिमाचल प्रदेश बाद में है। तो जब तीसरा गलत है तो उसी हिसाब से ऑप्शन भी निकालते हैं। ये स्टेटमेंट गलत और 3 गलत। अब ये दो में से निकालना है, ओनली 1 ओनली 2, तो ओनली 1 2 भी सही है। आगे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स, उसके बारे में पूछा है। स्टेटमेंट पर विचार करिए। क्या क्लस्टर मॉडल के माध्यम से जैविक खेती को प्रमोशन देता है, एग्रीकल्चर को 20 हेक्टेयर ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा, एट प्रेजेंट जो भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एरिया है वो ग्लोबल एरिया पर पहले स्थान में है। गलत, हम अभी इतने लेवल पर नहीं है, इतना तो हमको पता है, चीन हमसे कहीं आ गए। तीसरा देखिए, सिक्किम को भारत को पहला पूर्णतः जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपको जानना है वो यही जानना है कि जितनी सारी चीजें बताई गई हैं उसके बारे में आपको जानना है। क्या जानना है? सवाल वही है ना। अब तीसरा सही है, तो ये देखिए, या तो ये होगा, पहला नहीं होगा। अब ये तीन में से कोई एक निकालना है, तो जब ये पहला नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन? तीसरा सही है, दूसरा गलत है। माफ करिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये दूसरा है, तो दूसरा भी नहीं है, ये दूसरा नहीं है, तो ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। अब या तो 1 और 1 या 3 होगा, या ए होगा या सी होगा। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट है, तो अब थोड़ा सा आपको पता है या जानना है या नहीं जानना है, उसी हिसाब से जानना। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो या तो ये होगा या तो होगा। और पहला स्टेटमेंट सारी चीजें अब आपके हिसाब से जानना है, ये है, ये है, ये, तो उसी हिसाब से जानना है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, इंडिया टॉप 10 में आता है। तो पहले स्थान पर है, नहीं, ये टॉप 10 में है, तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। अब पहले और तीसरे में है, तो यहां मैंने गलती से कट कर दिया। तो पहला और तीसरा है, तो पहले के बारे में जानते हैं तो ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देता है और 20 हेक्टेयर के समूह को संगठित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत, तीसरा। तो कई सारे प्रश्न वो थोड़ी गलती से हो गया, तो ये ध्यान थोड़ा सा आपको रखना है। क्या कि परंपरागत कृषि विकास योजना सबसे पहले सिक्किम, ये स्टेटमेंट गलत, क्योंकि टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया की रैंक टॉप 10 पर है। कितनी रैंक नहीं बताई गई कि टॉप 10 में कहा गया है। अब इसके बारे में आपको डाउट है ऐसा है या नहीं, लेकिन ये है उसमें। तो जब ऐसे देखिएगा तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर देखिएगा 1 2 3, ये भी गलत है। अब बचा 1 और 3, तो अब 3 के ऊपर तो 100% कंफर्म है, तो फिर पहला उत्तर ये होगा। अब एक नहीं भी पता है तो आप ये टिक लगा देंगे। कोई ना कोई एक स्टेटमेंट ऐसा पॉपुलर दे देते हैं कि आप थोड़ा, यूपीएससी वाले कोशिश करते हैं कि बच्चा अपनी खोपड़ी लगाए ताकि उत्तर अच्छा आ जाए या पता लगा ले। पीएम जन धन कृषि योजना, आइए इनके बारे में विचार करते हैं। कुछ कथनों के बारे में बताइए। यह जो भी आकांक्षी जिले हैं उनमें एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर के ऊपर फोकस करने वाले अपने तरह की स्कीम्स है।
फिर इस स्कीम्स का एम्बिशन हाई क्वालिटी वाले इनपुट जो भी टेक्निक्स हैं उनके बेस पर क्रॉप प्रोडक्शन में इतनी ग्रोथ को अचीव करना है, और इसका लीडरशिप नीति कमीशन के कोऑर्डिनेशन में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कर रहा है। अगर आप आकांक्षी जिले, इनका पब्लिकेशन तो नीति कमीशन करता है, बट नीति कमीशन चांसेस कम है कि किसी भी पर्टिकुलरी प्लान को एक्टिव करने में रोल प्ले करता है। तो अब जो आपको जानना है वो यही जानना है, क्या, कैसे, किस तरह, किस रूप में। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका जो एक्टिवनेस है वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल मिनिस्ट्री। पहला चीज तो यही है, मतलब जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ये लीजिए। तो जब तीसरा गलत हो गया तो सभी तीन स्टेटमेंट गलत, इनमें से कोई नहीं गलत। अब या तो एक होगा या तो दो होगा या तो दोनों होगा। तो प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना, अब ये दोनों चीजें हैं, या तो पहला स्टेटमेंट या तो दूसरा, दो में से ही कोई एक होगा, क्योंकि तीसरा तो आपका ये चीजें हो गई हैं। तो जन धन कृषि योजना का जो जन धन बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री धन कृषि योजना जो इम्प्लीमेंट हुई है, उनके पीछे जो मेन चीजें हैं वो एक तो आकांक्षी जिलों से यह रिलेटेड है। अब जब ये सही है केवल एक और केवल दो, तो उसमें भी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाई क्वालिटी वाले इनपुट टेक्निक्स के माध्यम से प्रोडक्शन को इतने में ग्रोथ करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट कहीं ज्यादा इसके करीब है। तो जब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करें ना, तो ये चीजें देखिए कि मिनिस्ट्री में अगर सीधे लिखा है तो कुछ ना कुछ लफड़ा है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको एक्टिव नहीं किया है, तो ये थर्ड गलत। फिर उसके बाद ऑल थ्री गलत, ये और फिर ये दो हैं, ये ज्यादा सही है, वो थोड़ा सही है लेकिन थोड़ा कम सही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आगे, प्रतिभूति लेन देन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो भी आप सिक्योरिटी खरीदते हैं उसके बारे में, टैक्सेस के ऊपर बारे में है। क्या है भाई, यह एक डायरेक्ट टैक्स है भाई, हम खरीदते हैं तो हमारे ऊपर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और फिर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही कर योग्य प्रतिभूतियों के लेन देन पर लगाया जाता है, बिल्कुल लगाया जाता है। यह केवल तभी लागू होता है जब किसी निवेशक को लेन देन में लाभ होता है। नहीं, लाभ नहीं होता है, खरीदोगे तो टैक्स लेंगे, बेनिफिट होगा तो उसके ऊपर अलग होगा। अगर किसी के ऊपर जब बेनिफिट के ऊपर टैक्स लगता है प्रॉफिट के ऊपर, तो इनको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है जी। अब तीसरे स्टेटमेंट को देखिए, क्या है तीसरा स्टेटमेंट जो आपको जानना है। इसमें इक्विटी शेयर डेरिवेटिव्स और इक्विटी, इंग्लिश में ही पढ़ो भाई, इसमें इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव्स वायदा कारोबार वाला, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं। अब उसी में आपको बताना है इनपुट फंड भी शामिल होते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो अब दो गलत, दो गलत, दो गलत, बचा क्या। अब तीसरा मुझे भी समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, अब मुझे तो रटा है, मैं बता दूंगा। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी निकाला जाता है। क्या आंसर इसका, जब पहला गलत है, सॉरी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बचा क्या, दूसरा और तीसरा। थोड़ा फिर से पढ़िए, गलत। भारत में प्रतिभूति लेन देन कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। यह एक डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही है, जो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, यह तभी लागू होता है
जब किसी निवेशक पर लेन देन पर लाभ होता नहीं है, लागू नहीं, तो मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमने छांट दिया। अब ये तीसरा, इक्विटी शेयर डेरिवेटिव इनको पे शामिल है, मतलब पहला और तीसरा, जब ये दूसरा है तब ये दो ही होगा, या केवल एक लिखा रहता तब जाकर के ये चीजें होती। तो ये उत्तर है सही, सॉरी ये गलत मैंने कर दिया था। ये आगे, रिजर्व बैंक की यूनिफाइड लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग सेक्टर में लोकपाल लागू करने वाली स्टेटमेंट से रिलेटेड है। क्या यह सभी आरबीआई के जो रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रॉब्लम को सुनने के लिए एक मंच है? ठीक है जी, है। 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाली एनबीएफसी इस योजना के तहत कवर होते हैं। तीसरा, इसका एम्बिशन ग्राहकों के प्रॉब्लम्स के लिए एक फास्ट, ट्रांसपेरेंसी और लागत प्रभावी मॉडल प्रदान करता है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ओम्बुड्समैन से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है, आरबीआई के रेगुलेटेड संस्था या फिर जो प्रॉब्लम है उसको भी, तो कुछ हद तक पहला स्टेटमेंट भी कुछ हद तक थोड़ा सा सही आपको दिख रहा है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक के जो चीजें हैं, तो क्या उसकी लिमिट इतनी ही होनी चाहिए? तो अब देखिए, ये पता हो या ना हो, पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है। तो अब देखिए उसका ऑप्शन देखिए, क्या सभी तीनों सही हैं? तो कुछ संभावना इसकी भी दिख रही है, इनमें से कोई नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। केवल दो, अब ये लफड़ा है, केवल एक, ये भी लफड़ा है। इसका तो बना ही था ओम्बुड्समैन बैंकिंग सेक्टर के। तो अब इस थोड़ा इस प्रॉब्लम ऑप्शन को देखिए, या तो केवल सभी तीन होगा, या तो तीनों सही है, या तो एक, तो इसमें तीसरा गैप, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और दूसरा इसमें डाउट है। तो अब इसी तरह की चीजों को सॉर्ट, जब ये तीसरा सही है तो ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? सॉरी, एक और तीन, तो ऑप्शन गड़बड़ दिख रहा है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग सेक्टर में ओम्बुड्समैन के सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए ये सब चीजें की गई थी। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। तो अब यहाँ पर कितने सही है की जगह पर यहाँ पर गलत होगा, मतलब गलत है, तो दूसरा गलत है, मतलब दूसरा ही गलत है, बाकी ये दोनों सही है। एनबीएफसी के लिए लिमिट 100 करोड़ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है ऑप्शन में। इकोनॉमी में बहुत कितना भी अच्छे से बनाओ, अच्छे तो आईएएस के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कवरेज करने में थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाती है। आरबीआई के द्वारा ग्राहकों की शिकायत सुनने के लिए और एनबीएफसी के लिए इनकी लिमिट रखी गई है 100 करोड़। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही, का सही, और ये गलत, याद रखिएगा। $100 करोड़। आगे देखिए, आरबीआई स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए ऑर्थोपॉय अग्रिम प्रदान करता है। क्या भाई पैसा देने के लिए नहीं है, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, इनके लिए पैसा नहीं है, उनके लिए पैसा नहीं है, तो 3 महीने के लिए हमसे पैसा ले लो, निपटा लो, वही है। दीर्घकालिक ऋण सुविधा नहीं है, 3 मंथ या 90 डेज। तो अब 90 डेज ये सही है, और गलत। क्या भाई, आरबीआई जो ये देता है वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। कितने दिनों के लिए देता है अब तो याद हो जाना चाहिए आप लोग। किस तरह के लिए दिया जाता है? इनके लिए कमिटेड एक्सपेंडिचर। कौन होते हैं जिनको न देने पे सरकार उलट सकती है? भाई सब कुछ हो जाए,
लेकिन अगर लोगों को आपने सही समय पर नहीं दिया तो सरकार तो उलट जाएगी, लगेंगे लोग धरना प्रदर्शन देने। तो 90 दिन के लिए आरबीआई कुछ कुछ ऐसे। आगे देखिए, भुगतान नियामक बोर्ड, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, उससे रिलेटेड है और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो जानना है। क्या है भाई? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इसके बारे में जानिए आप लोग। पीआरबी अपने राइट्स, पेमेंट और जो भी भुगतान प्रणाली अधिनियम से प्राप्त करता है। अब आपको जानना है करता है या नहीं करता है। आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन फिक्स करने के लिए इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। अब जानना है कि वित्त मंत्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तीसरा, इस बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री के नामांकित व्यक्ति भी शामिल होते हैं क्या? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चलेगा तो फोन से ही ना। तो सबसे पहली बात, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं रहते हैं, पैसे का लेन देन होता है वो इसके द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए दो कहां कहां है, तो भैया दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो ये दो ऑप्शन तो गए। अब या तो पहला और तीसरा होगा या फिर सिर्फ तीसरा होगा। तो इन दोनों में देखिए कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा करीब लग रहा है, तो ये। अब उसके साथ साथ एक और तीन का कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो ये। तो अब आपको जानना है कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट कब बना है? 2007 में, वो आपको जानना है। पेमेंट रेगुलेटरी एक्ट बना है 2007 में। दूसरा, इसमें इसके जो लीड करते हैं वो आरबीआई करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, फिनटेक से जुड़ा हुआ है। और अब इसके बारे में आपको पता है या नहीं पता है? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो ये गलत, ये गलत। अब तीन में देखिए तो दूसरा ज्यादा सही, तो एक और तीन सही। इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री भी होगी कि कहीं कोई भी लफड़ा पचड़ा हो तो मामला संभालेंगे। अब सेंट्रल केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क्या है केंद्रीय न्यासी बोर्ड? थोड़ा उनके बारे में हम लोग जाने। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने हाल के द्वारा विश्वास योजना शुरू किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने विश्वास योजना को शुरू किया है। ऐसा ऐसा पूछते हैं ना तो हवा ना लगे। अब सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड विश्वास करिए हमारे ऊपर, क्या जैविक शहद के लिए विश्वास करेंगे, या प्रोविडेंट फंड के लिए करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स घटक के स्टार्टअप के लिए करेंगे, या आकांक्षी जिले के भू लेवल? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो शायद ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ये और ये। तो अगर ट्रस्टी बोर्ड है, भू लैंड की रिकॉर्डिंग स्टेट का मामला है, ये भी है नहीं होगा। अब क्या बचा? तो प्रोविडेंट फंड वाला है। कुछ सवाल को ऐसे निकाला जाता है, क्या नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो आप देखिए सेंट्रल लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें स्टेट तो आएगा नहीं, क्योंकि लैंड रिफॉर्म या डिजिटलाइजेशन स्टेट का मामला है। अब फिर स्टार्टअप भी हो सकता है हो, हनी का तो कोई लेना देना नहीं। अब बचा या तो ये या तो ये। तो अब दोनों में देखिएगा तो शायद प्रोविडेंट फंड होगा, क्रेडिट गारंटी। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता, मैं डेट बता देता हूं, नवंबर 2025 द हिंदू से उठाया गया यह न्यूज है। आइए, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो भी शुल्क या टैक्स का जो छूट मिलता है उससे रिलेटेड है। क्या है भाई, जरा पढ़िए 49 का। आपको पढ़ना है कि यह डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग स्कीम्स है जो कि अंडर फंडेड टैक्स के चीजों पर लागू होती है। इस प्लान को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, और यह जो डिस्काउंट सीबीआईसी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में दी जाती है। अब आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि एक्सपोर्ट पर भाई जो टैक्सेस हैं उसके अंदर आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट आपके
एकदम सही है। और तीनों स्टेटमेंट को देने के पीछे ये था कि इस तरह की जो भी चीजें हैं आप उनके बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन ले सकें। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा ये लैब्स 2025 शुरू किया गया है। इनका प्राइमरी एम्बिशन क्या है? तो जब कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है तो इसके बारे में जानना है। क्या यह सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग से है? तो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने 2021 में प्लान को शुरू किया है। क्या यह क्लॉथ इंडस्ट्री में वुमेन्स जो हैं उनके लिए लोन देते हैं? तो थोड़ा सा नहीं है कि क्योंकि क्लॉथ इंडस्ट्रीज में हथकरघा वाले ही हैं, उसको हथकरघा या मतलब लघु उद्योग वाले जो एमएसएमई हैं वो लोन देगा, ये नहीं देगा। क्या यह इकोनॉमिक जोन के रिलेटेड जो सी एरिया के बायोडाइवर्सिटी है उसको उससे रिलेटेड है? तो अब देखिए क्या उससे है, तो फिर यहाँ भी एक पचड़ा लफड़ा उसी के बारे में जानना है, क्या है, कैसे है, किस तरह। तो अब या तो ये होगा और या तो ये होगा, ये नहीं है, ये नहीं। अब थोड़ा सा लफड़ा पचड़ा कि भाई कैसे इसको संभाले। अब थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अब ये भी है 5 नवंबर 2025 इंडियन एक्सप्रेस में ये चीज़ें छपी थी। और ये लॉजिस्टिक में हाई क्वालिटी और इनोवेशन को अडॉप्ट करना और बेंचमार्क बनाना ही इसका एम्बिशन है। रिकॉग्नाइज एंड द बेंचमार्क एक्सेलेंस एंड इनोवेशन तो लॉजिस्टिक एरिया, ये इससे नहीं है, ये इससे नहीं है और ये इससे नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ ऐसे भी चीज़ों को निकाला जा